टेट की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पहला प्रश्न है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील जो अवधि होती है वो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का अर्जन करना शुरू करते हैं, वो शब्दों का संग्रह करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला है कि प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो प्रसुप्ति अवस्था जो है सेगमेंट फ्राइड ने दिया था, तो ये नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध विन्यास ये आपका लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये केस्नर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का जो है लैंगिक पक्षपात किया जा रहा है। यहाँ पर जो शिक्षक है वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ऐसा प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका जेंडर पक्षपात, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व लेव वाइगस्की ने दिया है। अगला प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगस्की किस तरह संबोधित करते हैं? इस प्रकार की वार्ता आपका जो है व्यक्तिगत वार्ता के संदर्भ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अगर कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ा सा हिंट उसे मिल जाता है, तो इससे उसके लिए एक पाड़ यानी कि एक संरचना का, एक ढांचा का जो है निर्माण हो जाता है। इससे वो उस समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है। तो पाड़ या ढांचा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। यह जो है आपका ये चूँकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जब बच्चा तर्कशील हो जाता है, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, निगमन करना शुरू कर देता है, कल्पना करना शुरू कर देता है। दूसरा जो विकल्प है संरक्षण कक्षा समावेशन, यह आपका सही विकल्प होगा। ये मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है संरक्षण और कक्षा समावेशन करना शुरू करता है, मित्र बनाना शुरू करता है, ग्रुप में रह करके पढ़ाई करना चाहता है। तीसरा है अस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायी, तो ऐसा नहीं, प्रतीकात्मक खेल, तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर जो दूसरा नंबर विकल्प का सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए यहाँ पर जो है ये स्कीमा जो है आपकी, ये पियाजे की एक संरचना है। स्कीमा बताता है कि या स्कीमा के अंतर्गत जो है कोई भी ज्ञान अगर बच्चा ज्ञान उपार्जन करता है तो उसको व्यवस्थित करने का यह एक तरीका है स्कीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर आप आकलन कर रहे हैं, शिक्षक आकलन कर रहा है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, श्रेणी नहीं, यहाँ पे ग्रुप नहीं डिवाइड करना है, उनके अलग अलग ग्रेड नहीं डिसाइड करना है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना है। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो ये तो सब आपकी जो है नेगेटिव बातें कह रहे हैं, इन सब का सीखने से अधिगम से कोई मतलब नहीं है। सीखने से मतलब केवल दूसरा नंबर का विकल्प ही दर्शा रहा है, और एक संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों के अंदर स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होगा और उन कन्फ्यूजन्स को दूर करना होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सही आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है। अलग अलग स्टेज में आपकी बुद्धि जो होती है उपलब्धि होती है, और बुद्धि जो है आपकी विकसित होती है। परिवेश पे निर्भर करता है, अनुवांशिक गुण पर निर्भर करता है। तो ये बहुआयामी हो जाता है। बहुत ही जटिल जो है योग्यताओं का एक समूह है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एकाधिक समाधानों के बारे में सोचने का मतलब है कि कोई समस्या है, उसके कई सारे तरीकों को कैसे उसको हल किया जाएगा, उसके कई तरीकों को सोच रही है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो रूही यहाँ पर जो है अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित कर रही है, सृजनात्मक विचार जो है प्रदर्शित कर रही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित समूह जो है उससे जो है सहभागिता कम मिल रही है, ये बच्चे कम सहभाग कर रहे हैं। तो इसके लिए उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, या इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर लेना चाहिए कि नहीं अभी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो अगर कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें वो कैसे इंटरेस्ट लेंगे, इसके लिए आपको नए नए तरीके और नए नए उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत सारे तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग मेंटल एबिलिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक को विशिष्ट जो है शैक्षिक योजना बनानी है, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तैयार करनी है टीचिंग की। तो उसे क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नेगेटिव बात हो गई, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि तैयार करने के लिए आप हतोत्साहित हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप जो मैटर तैयार करेंगे वो कहीं बच्चों के लेवल से कहीं ऊपर का ना हो, क्योंकि ऊपर के लेवल का होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हतोत्साहित नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड होकर के कोई भी ऐसा प्लान आपको नहीं बनाना है। अगला प्रश्न है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या प्रबलन पर केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका जो होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी कि अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य है, पढ़ने में अक्षम है, पढ़ने में विफल है, तो ये किस प्रकार का लक्षण है? इसके क्या लक्षण क्या है? बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है इसे, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो? न्यून अवधान विकार है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभावित है, नहीं तो बिल्कुल निगेटिव बात हो गई। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर जो पठन पठन वैफल्य सीधे सीधे स्पष्ट हो जा रहा है कि धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता को ही पठन वैफल्य कहते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके गलत आंसर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।